गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर में हमने एक चैप्टर शुरू किया था वापस, टॉपिक एडवर्ब का। तो एडवर्ब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप कॉल और मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, कैसा होता है, वो कैसे होता है। तो एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एडवर्ब। एडवर्ब यानी एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, मतलब जो हमें वर्ब की विशेषता बताते हैं वे विशेषण, ऐसे विशेषण जो हमें वर्ब की विशेषता मतलब क्रिया की विशेषता या क्रिया के बारे में और कुछ बताते हैं, वो होता है हमारे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब यानी एडवर्ब। जैसे हिंदी में लेकर डेफिनेशन देखिए इसकी कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, मतलब ऐसा शब्द जो हमें क्रिया के बारे में और अधिक जानकारी देता है। जैसे खाना, ये वर्ब है ईट, तो जल्दी से खाता है, ये जल्दी से खाता, मतलब वर्ब की विशेषता में दिखाई देती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखा है मनीष रीड्स लाउडली। अब इसमें वर्ब है पढ़ना, तो कैसे पढ़ता है, जोर से पढ़ता है। तो वर्ब के बारे में कुछ पता चले कि कैसे जोर से पढ़ता है, वो तो जोर जोर से बोल बोल के पढ़ता है। तो वर्ब की विशेषता हमारे सामने शो हो रही है। तो ऐसे वर्ब, ऐसे शब्दों को अपन क्या बोलेंगे, एडवर्ब। अब एडवर्ब के तीन काइंड होते हैं, मतलब तीन प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसके 3 प्रकार होते हैं एडवर्ब के। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय बोधक क्रिया विशेषण। जब कभी आपको वाक्य में लगे कि टाइम का पूछ रहा है तो उसमें आप एडवर्ब ऑफ टाइम भरोगे। ठीक है, फिर एग्जांपल देखिए इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कब होता है, जब सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है, मतलब वर्ब पहचान करनी है, और वर्ब के साथ में जो आगे आ रहा है, जैसा देखो ही विल कम सून, कि वह जल्द ही, ये वह शीघ्र ही आएगा। अब शीघ्र और आएगा ये दोनों, ठीक है। तो हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है। नीचे लिखा एडवर्ब ऑफ टाइम है व्हेन, कब, कि वह कब आएगा, कि शीघ्र आएगा। वह कब आएगा, कि शीघ्र। तो अगर कब का व्हेन का आंसर आता है तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ऊपर वाला लिखा था देखो मनीष वाला, मनीष रीड्स लाउडली। अब इसमें वर्ब है रीड्स, यानी पढ़ता है, और जोर से, कि जोर से पढ़ता है, जोर से पढ़ता है। तो अब इसमें प्रश्न करो वैन वाला कि मनीष कब पढ़ता है, कि जोर से पढ़ता है। आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें कि मतलब वर्ब के साथ में हमें ये क्वेश्चन करना वैन का। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक और लिखा वी वेंट येस्टरडे, कि हम कल गए। हम कब गए, कल गए। आंसर आया बिल्कुल येस्टरडे। तो वैन का आंसर आते ही एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके ऊपर लिखा वेयर, तो वर्ब के साथ में जो आंसर आता है उसके वेयर से क्वेश्चन करो कि कहाँ। अगर उसका आंसर है तो प्लेस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा सी वेंट देयर, कि वह वहाँ गई, वह वहाँ गई। हमारे सामने 2 वर्ड है, गई और वहाँ। ठीक है, तो हमारी वर्ब है वेंट, इससे प्रश्न करेंगे कि वह कहाँ गई, कि वहाँ गई। तो आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इसमें वो प्रश्न करते वैन, कि वह कब गई, कि वह वहाँ गई। तो आंसर नहीं आ रहा वैन का, तो इसमें मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक एग्जाम्पल और लिखा नीचे देखो, यू कम हियर, कि तुम यहाँ आओ, कि तुम यहाँ आओ, कि मैं कहाँ आऊँ, कि तुम यहाँ आओ। तो आंसर आ रहा पैर का, इसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड नंबर में एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें विधि या तरीका बताता है। इसमें प्रश्न करना हमें वर्ब के साथ में हाउ, कैसे या कैसा। जैसे आपने पहले लिखा, सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा था मनीष रीड्स लाउडली, कि मनीष जोर से पढ़ता है। अब इसमें प्रश्न करो कि मनीष कैसे पढ़ता है, जोर से। तो उसमें उस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें नीचे लिखे 2 सेंटेंस देखो कि ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, कि वह इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकता है। कैसे सरल कर सकता है, आसानी से। तो आंसर है कि कब कब सरल कर सकता है, कि आसानी से। तो इसका आंसर सेट नहीं हो रहा है। कहाँ सरल कर सकता है, कि आसानी से, सेट नहीं हो रहा। कैसे सरल कर सकता है, कि आसानी से सरल कर सकता है। तो इसका आंसर हो रहा है, इसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, माही स्पीक क्लियरली। माही स्पीक्स क्लियरली मतलब माही बिल्कुल साफ बोलती है। अब माही कब बोलती है कि साफ बोलती है, इसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आया। माही कहाँ बोलती है कि माही साफ बोलती है बिल्कुल, तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं है। माही कैसे बोलती है कि माही साफ बोलती है, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नीचे लिखा है एडवर्ब के वर्ब के साथ अपन वैन का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। वर्ब के साथ अपन वेयर का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब प्लेस आएगा। और वर्ब के साथ अपन हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ब पहचाननी है, वर्ब से जो आंसर आएगा उसका क्वेश्चन करना है। ओके, अब अपन आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारे रूल्स, मतलब कि एक सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए। मतलब हर कहीं जगह पे अपन पोजीशन नहीं लिख सकते एडवर्ब की। हाँ, पहले तो एडवर्ब आता है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया हमने कि भाई इसमें कौन सा एडवर्ब है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको एडवर्ब दी जाएगी ब्रैकेट्स में और सेंटेंस दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इस सेंटेंस में एडवर्ब को सेट करो उसके उचित स्थान पर। तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा ये तरीका ध्यान होना चाहिए कि मतलब एडवर्ब का कैसी सिचुएशन में कौन सी वर्ब के पास में आता है या हेल्पिंग वर्ब के पास में आता है या कहाँ पर आता है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ रूल्स के मिड पोजीशन एडवर्ब के वाक्य में क्रिया विशेषण का स्थान निर्धारण के वाक्य में कौन से स्थान पर कौन सा एडवर्ब आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, कैसी कैसी जगह में। तो सबसे पहला अपना नियम रूल है कि यदि वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर मुख्य क्रिया के रूप में हो तो एडवर्ब इनके बाद में आएगा। देखो वह सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं ऐसा सेंटेंस मिले आपको जिसमें ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब हो, देखो नेगेटिव नहीं और इंटरोगेटिव नहीं, दोनों को छोड़ के सिंपल वाक्य हो और उसमें मैन वर्ब नहीं हो, इज, एम, आर ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो वह उससे एडवर्ब कब आएगा, इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल देखो कि सी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, कि वह हमेशा उपस्थित रहती है। अब वह हमेशा उपस्थित रहती है, ठीक है। अब इसमें मैन वर्ब नहीं है, ठीक है, मैन वर्ब नहीं इसमें, तो इज आया तो इसके बाद में लिखा हमने ऑलवेज, हमेशा प्रेजेंट उपस्थित। तब कैसे प्रेजेंट कैसे उपस्थित रहती है कि हमेशा। अब इसमें प्रश्न करते अपन कि इसमें कौन सा एडवर्ब ऑफ कौन सा काइंड है एडवर्ब का कि हमेशा उपस्थित रहती है। कब उपस्थित रहती है, हमेशा, तो व्हेन, तो इसमें क्या आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंड हमारा नेवर वाला, नेवर एडवर्ब कहाँ पर यूज होता है, नेवर एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयोग होगा। हमेशा नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मतलब मैन वर्ब होगी उससे तो पहले और हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में नेवर का प्रयोग होगा। देखो एग्जाम्पल लिखा है आई हैव नेवर टेकन मनी इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह में कभी भी पैसा नहीं लेता सुबह सुबह। अब पता नहीं क्या मतलब सुबह कोई आ गया, मतलब कि किसी से पैसे मांगने वाला है, कोई देने के लिए आया उधर ही कि वापस आपने मुझे कल दिए थे तो मैं आपको दे रहा। तो बोला भाई नहीं नहीं, जब तक मैं स्नान नहीं करता सुबह सुबह तो पूजा पाठ करके उसके पहले पैसे वो हाथ नहीं लगाता। तो ये क्या बता, आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं लिए, ठीक है। तो आई हैव, अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब हैव, नेवर यानी कभी नहीं। तो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों हो तो उसके बीच में हमें नेवर का प्रयोग करना है। फिर तीसरा देखो, यदि वाक्य में केवल मैन वर्ब ही हो तो एडवर्ब उससे पहले आएगा। अगर मान लो ऊपर वाले में देखा था कि सी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, इसमें हेल्पिंग होती, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें ओनली फॉर मैन वर्ब रहती है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि मैन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट ये एडवर्ब आएगा। जैसे देखो ही ऑलवेज कम्स लेट, अब देखो ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वह हमेशा देरी से आती है, देरी से आता है, ठीक है। अब ऑलवेज है हेल्पिंग एडवर्ब और मैन वर्ब कौन सा इसमें, कम, कम्स, आना, तो इसके पहले आया। तो यह मतलब अगर ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस में तो उसके बाद में आएगा एडवर्ब, और मैन वर्ब हो ओनली फॉर तो उसके पहले आएगा एडवर्ब। अब इसमें देखें कि ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा लेट आता है, देरी से आता है।
फिर आगे चौथा अपना नियम है कि यदि वाक्य में डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो एडवर्ब उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य में प्रयुक्त होगा। अगर मान लो एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसा देखो नीचे वाले सेंटेंस में लिख रखा है कि ही हैज़ ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड डिनर, ठीक है। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और बीन, तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी यानी एडवर्ब हमारा प्रयोग होगा कि उसने ऑलरेडी मतलब डिनर करने का प्रॉमिस कर दिया है। जैसे मान लो कि आज आप किसी दोस्त को बोला कि भाई साहब आज आप मेरे घर पे डिनर पे आना, तो दूसरा दोस्त बोलेगा कि नहीं इसने तो ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया कहीं जाने का और मत पहले ही, तो ही हैज़ ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड डिनर। तो मतलब हमें ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचाननी है, वर्ब पहचाननी है, अगर ये पहचान में आ गई तो आप एडवर्ब आसानी से उसमें सेट कर सकते हो। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो उन दोनों के बीच में होगी ये एडवर्ब, और ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद में होगा, और मैन वर्ब हो ओनली फॉर तो उसके पहले होगा, ठीक है। और मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो तो उसके बीच में होगा एडवर्ब, इसका प्रयोग एडवर्ब का। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ हमारा रूल है कि यदि वाक्य नेगेटिव हो तो एडवर्ब नॉट के बाद आएगा। अगर आपको लगे नेगेटिव मतलब नॉट, अगर वाक्य में कहीं भी नॉट हो, नेगेटिव हो, तो नॉट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, नॉट के जस्ट बाद में क्या आएगा, ये एडवर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल देखो कि ही डज नॉट ऑलवेज वर्क वेल, कि वह हमेशा काम अच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो डज और नॉट के बाद में ऑलवेज आया, तो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें वाक्य में नॉट ढूंढना है और उसके जस्ट बाद में आपको एडवर्ब अप्लाई कर देनी है, ठीक है। पांचवा है सिक्स नंबर, यदि वाक्य इंटरोगेटिव हो तो एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होगा। देखो नेगेटिव हो तो नॉट के बाद में, और अगर इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। जैसे एग्जांपल देखो, हैव यू नेवर सीन द सर्कस, कि तुमने कभी सर्कस नहीं देखा शायद, तो हैव यू नेवर, कि तुमने कभी नहीं देखा। तो अब देखो इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे हैव है, ऑब्जेक्ट है वर्ब, सीन है वर्ब, ऑब्जेक्ट है ये सर्कस, मैन वर्ब है सीन, और एडवर्ब है नेवर, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा यू, तो यू सब्जेक्ट है, यू के जस्ट बाद में लिखा नेवर, ठीक है। तो अगर वाक्य इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो तो सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट जस्ट बाद में उसको अप्लाई कर देना है एडवर्ब को। फिर आगे 7वां नंबर है कि एनफ, एक एडवर्ब होता है एनफ, ठीक है। हमेशा एनफ एडवर्ब हमेशा उस विशेषण के बाद में आता है जिससे ये मॉडिफाई करता है। मतलब एनफ है ये हमेशा उस वर्ड के बाद में आएगा जिससे ये मॉडिफाई, मतलब इसको बनाता है किसी को। जैसे ही इज़ नॉट रिच एनफ टू बाई ए न्यू कार, कि वह इतना अमीर नहीं है, कितना, एक कार खरीदने जितना, ठीक है। तो इसमें रिच है तो रिच की विशेषता बता रहा है, इससे पहले ऐसी की विशेषता बताएगा ये इतना, कितना अमीर नहीं, उतना अमीर नहीं जितना कार खरीद सकता है। अब देखो रिच एग्जेक्टिव है, कितना अमीर नहीं, उतना, ठीक है, तो मॉडिफाई करता है इसको रिच अपने से पहले वाले वर्ड को। 8वां है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब प्राय वाक्य के अंत में आता है। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम कि जब अपन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे वैन का, और जो आएगा लगभग मतलब 90% एडवर्ब ये टाइम वाला हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। जैसे अभी पहले सेकंड वाले रूल में हमने पढ़ा था कि ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वो हमेशा लेट आता है। तो अब ये एडवर्ब है ऑलवेज हमेशा, तो टाइम है तो कोई कोई वर्ड पहले आ जाता है लेकिन ज़्यादातर हमेशा पीछे ही आते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दे रखे दो नीचे कि आई से इजंट रेडी येट, कि मैंने कहा ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, येट अभी तक। फिर लास्ट में ही कम यस्टरडे। अगला सेंटेंस है ही कम यस्टरडे, कि वह कल, यस्टरडे वह कल आएगा, कल आया, ठीक है, वह कल आया। क्या मैं यस्टरडे वह कल आया था, तो कब आया, कल, तो यस्टरडे लास्ट में आ रहा है। तो ये हमारे छोटे से रूल थे, कम से कम कितने थे, 8। तो अब आपको
होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ब्रैकेट्स में एडवर्ब और सेंटेंस दिया जाएगा, तो वो एडवर्ब को सेंटेंस में सेट करना है इन नियमों को पढ़ के। अगर इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर में अपन कुछ और अलग शुरू करेंगे।